मेरे ससुर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये सच्ची कहानी बहुत अच्छी है। हर किसी को इसे महसूस करने के लिए सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कृपया कहानी सुने। प्रिया अपने ससुराल के छोटे से ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसकी नर अनजाने में दीवार पर करीने से टंगी अपनी और रोहन की शादी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उनकी मुस्कान उन खूबसूरत उम्मीदों का प्रतीक थी जो प्रिया इस शादी में लेकर आई थी। लेकिन अब वह मुस्कान फीकी पड़ती लग रही थी। प्रिया, बर्तन धुल गए। क्या मैंने तुमसे खीर बनाने को कहा था अभी तक? कुछ पता नहीं है। उसकी सास सावित्री जी की आवाज़ रसोई से रो की तरह ताना मारने वाली आवाज़ में आई। प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। हाथ में अभी भी प्लेट कसकर पकी हुई थी। जी माँ जी, बस अभी बनाती हूँ। इस घर में हर काम सावित्री जी के मानकों के अनुसार उत्तम होना चाहिए था और प्रिया जानती थी कि एक छोटी सी गलती भी उसे आलोचना का पात्र बना सकती है। जिस दिन से वह बहू बनकर आई थी, सावित्री जी की सख्ती एक कभी न खत्म होने वाले तूफान की तरह थी। रोहन प्रिया का पति उससे प्यार तो करता था, लेकिन वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। कभी कभी माँ की आलोचनाओं पर उसकी चुप्पी प्रिया को और भी अकेला महसूस कराती थी। एक शाम घर का सारा काम खत्म करने के बाद प्रिया ने धीरे से रोहन से कहा। जब वह बेडरूम में आया, रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहन बिस्तर पर लेट गया। जवाब देने से पहले कुछ देर होन चलाता रहा। क्या बात है, बोलो। प्रिया हिचकिचाई, सही शब्द खोजने की कोशिश कर रही थी। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। रोहन बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में जोन अभी भी जल रहा था, जिसकी स्क्रीन पर काम के ईमेल की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। वह प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट और थकान थी। कहाँ दिखाना है? तुम कोई अच्छी जगह चुन लो, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन कुछ गंभीर तो नहीं है ना? प्रिया ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसके हाथ लक्की की कंघी को सहला रहे थे। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। वह धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक बनावटीपन था। कुछ गंभीर नहीं है, बस एक रूटीन चेकअप है। रोहन ने भौहें सिकोई और जॉन नीचे रख दिया। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही हो क्या? कोई बात है प्रिया मुही? उसकी नरें रोहन की नरों से मिली। कुछ नहीं, शायद स्कूल में काम ज़्यादा है और माँ भी घर के काम के लिए कहती रहती हैं तो थोड़ी थक जाती हूँ। रोहन ने एक लंबी सांस ली और प्रिया को पास खींच लिया। मुझे पता है माँ सख्त हैं, लेकिन तुम्हें ज़्यादा दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। प्रिया उसके बगल में बैठ गई, सिर झुकाकर। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम पहले से ही काम में व्यस्त हो। अगर मैं भी शिकायत करूंगी तो। रोहन ने धीरे से उसका सिर सहलाया। उसकी आवाज़ नरम हो गई। पगली, तुम मेरी पत्नी हो। कोई भी बात हो तो मुझसे कहो। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं यह पक्का करना चाहता हूं कि तुम ठीक हो। प्रिया ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। आप अपने काम पर ध्यान दो। ये बस एक रूटीन चेकअप है, कुछ गंभीर नहीं है। रोहन अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने उस पर और दबाव न डालने का फैसला किया। उसने सिर हिलाया, अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए। उसकी आवाज़ गहरी और गर्म थी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताना, अकेले मत सहना। ठीक है। प्रिया ने उसे देखा। अपने पति की परवाह से उसका दिल गर्म हो गया। मैं वादा करती हूँ, कुछ भी हुआ तो आपको बताऊंगी। रोहन मुस्कुराया और उसे पास खींचकर हल्के से गले लगा लिया। प्रिया के मन में एक अस्पष्ट भावना उभरी।
वह उसे चिंतित नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। प्रिया सुबह सुबह घर से निकल गई। हाथ में एक छोटा सा बैग कसकर पक्का हुआ था, जिसमें उसके कागज और मेडिकल रिकॉर्ड थे। क्लिनिक जाते समय उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, ये सोचकर कि यह बस एक सामान्य जांच है। जब वह पहुंची तो उसने साइन बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, रेखा प्रकाश क्लिनिक। यह शहर के सबसे प्रसिद्ध निजी क्लिनिकों में से एक था और उसने इसे इसकी प्रतिष्ठा के कारण चुना था, जिसकी कई लोग प्रशंसा करते थे। प्रिया वेटिंग हॉल में दाखिल हुई। उसकी नज़रें अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीजों पर घूमी। रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई और एक विनम्र मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते मैडम, क्या आपका पहले से अपॉइंटमेंट है? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, जी, मेरा 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। आपका नाम क्या है ताकि मैं चेक कर सकूं? प्रिया नुएन थी लैन। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से कंप्यूटर पर टाइप किया और फिर सिर हिलाया। जी, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, डॉक्टर प्रकाश आज आपकी जांच करेंगे। प्रिया ने डॉक्टर का नाम सुना और थोड़िया चौंक गई। प्रकाश, कहीं ये मेरे ससुर तो नहीं? लेकिन फिर उसने जल्दी से उस विचार को झटक दिया, ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? प्रिया दरवाजे के सामने स्तब्ध खड़ी रह गई। अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वह हकलाकर बोली, पापा आप यहाँ कैसे? श्री प्रकाश ने अपना चश्मा उतारा। उनकी आवाज़ नरम लेकिन आश्चर्य से भरी थी। ये मेरा क्लिनिक है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? प्रिया ने अपने हाथ में पर्स को कसकर पकड़ लिया। घबराहट की भावना ने उसे घेर लिया। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। मैं बस एक रूटीन चेकअप के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था। वह हिचकिचाई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं, जैसे वह श्री प्रकाश की आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। श्री प्रकाश उठे और प्रिया के पास आए। उसे शांत करने के लिए उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। कोई बात नहीं प्रिया, ये मेरा काम है, तुम इसे सामान्य समझो। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम्हारी सेहत ठीक है। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। शर्मिंदगी ने उसे कुछ और कहने से रोक दिया। श्री प्रकाश ने उसकी घबराहट को महसूस किया और अपनी कुर्सी पर वापस जाकर और अधिक पेशेवर लहजे में कहा, ठीक है, यहां बैठो, मैं तुम्हारी जांच करूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बस एक सामान्य जांच है। प्रिया ने शर्म से सिर झुका लिया। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं रूटीन चेकअप के लिए आई थी। श्री प्रकाश उठे और एक सौम्य मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, चिंता मत करो, ये मेरा क्लिनिक है, तुम आराम से जांच कराओ। प्रिया हिचकिचाई। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन पापा, क्या कोई महिला डॉक्टर नहीं है? श्री प्रकाश हल्के से हंसे और बोले, कोई बात नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिया क्लिनिक में दाखिल हुई। उसके हाथ उसकी स्कर्ट के किनारे को कसकर पके हुए थे। बेचैनी की भावना उसे शांत नहीं होने दे रही थी। भले ही श्री प्रकाश हमेशा पेशेवर दिखते थे, लेकिन अपने ससुर द्वारा स्त्री रोग संबंधी जांच करवाना उसे बेहद शर्मिंदा कर रहा था। श्री प्रकाश ने प्रिया की घबराहट को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, तुम आराम से रहो। मैं समझता हूं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में यह एक सामान्य बात है। मैं जितनी जल्दी हो सके करने की कोशिश करूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके गाल लाल हो गए थे। जी मुझे पता है, बस मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। श्री प्रकाश धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में अभी भी गंभीरता थी। मैं इतने सालों से डॉक्टर हूं, मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं,
तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी सेहत की चिंता है। प्रिया अनिच्छा से जांच की मेज पर लेट गई। उसके हाथ कसकर बंधे थे, उसकी आंखें छत की ओर देख रही थीं। श्री प्रकाश की हर हरकत बहुत सावधानी पूर्वक और विचारशील थी, लेकिन इस निकटता ने प्रिया को लगातार शर्मिंदा महसूस कराया। तुम्हें कहीं दर्द या असुविधा महसूस हो रही है? श्री प्रकाश ने शांत आवाज में पूछा। जी नहीं, मैं ठीक हूं, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए, जबकि उसका दिल यहां से तुरंत भाग जाना चाहता था। प्रिया अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें श्री प्रकाश को देखते हुए बेचैन थीं। उसके हाथ अनजाने में उसकी कमी के किनारे को पके हुए थे। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। श्री प्रकाश ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। उनकी आवाज़ गहरी लेकिन स्पष्ट थी। प्रिया, मैंने तुम्हारी अच्छी तरह से जांच की है। तुम्हारे गर्भाशय में एक ट्यूमर है। अभी ये जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर इसे लंबे समय तक छोड़ दिया गया तो न केवल तुम्हारी जान को खतरा होगा, बल्कि तुम्हारी मां बनने की क्षमता पर भी गंभीर असर पड़ेगा। प्रिया स्तब्ध रह गई, जैसे उसके कानों में बिजली कौंध गई हो। पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो कोई लक्षण भी नहीं थे। यही तो समस्या है। ये ट्यूमर शुरुआती चरण में दर्द या स्पष्ट लक्षण पैदा नहीं करता है, लेकिन अगर देरी की गई तो परिणाम बहुत अप्रत्याशित होंगे, श्री प्रकाश ने कहा। उनकी आंखें गंभीर थीं, लेकिन चिंता से भी भरी थीं। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पापा, अब मैं क्या करूं? रोहन ये जानकर क्या सोचेगा? वह हमेशा से एक बच्चा चाहता था। श्री प्रकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ और नरम हो गई। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी सेहत है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। उस रात प्रिया अपने कमरे में लेटी थी। उसकी आंखें श्री प्रकाश की बातों को सोचकर आंसुओं से भरी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहन का सामना कैसे करेगी। वह हमेशा उस दिन का इंतजार करता था जब वह उसे खुशखबरी देगी, और अब सारी उम्मीदें जैसे टूट गई थीं। रोहन एक थके हुए दिन के बाद घर लौटा। कमरे में घुसते ही उसने प्रिया को चुपचाप बैठे देखा। उसकी आंखें खोई हुई थीं। वह उसके बगल में बैठ गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या हुआ? तुम दुखी क्यों हो? प्रिया ने होंठ काटे अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हुए, कुछ नहीं, बस थोसी थकी हुई हूं। रोहन ने अपना सिर झुकाया और उसे देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। प्रिया, तुम मुझे बताओ, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। डर था कि उनका प्यार पहले जैसा नहीं रहेगा। अगले दिन प्रिया और श्री प्रकाश अतिरिक्त परीक्षणों के लिए एक बड़े अस्पताल गए। श्री प्रकाश ने सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन प्रिया के मन में अभी भी चिंता थी। परिणामों का इंतजार करते समय श्री प्रकाश प्रिया के बगल में बैठ गए। उनकी आवाज़ गहरी और गर्म थी। प्रिया, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें महबूत रहना होगा। मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने के लिए सब कुछ करूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया, एक कमजोर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए। धन्यवाद पापा, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। श्री प्रकाश ने उसे दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से देखा। चिंता मत करो परिवार, तुम्हारा सहारा है। चाहे तुम्हारी मां कितनी भी सख्त या मुश्किल क्यों ना हो, मुझे विश्वास है कि वह भी तुम्हारा भला ही चाहती है। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। श्री प्रकाश के शब्दों से गर्मी महसूस कर रही थी। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद उसकी सेहत में काफी सुधार हुआ। फिर भी प्रिया दबाव की भावना से बच नहीं सकी।
उसे रोहन से रहस्य रखना था और थका देने वाले इलाजों का सामना भी करना था। एक दिन एक रूटीन चेकअप के बाद प्रिया वेटिंग रूम में परिणामों का इंतजार कर रही थी। श्री प्रकाश साइलों का एक बंडल लेकर अंदर आए। उनकी आंखों में राहत की चमक थी। प्रिया, मेरे पास खुशखबरी है। नवीनतम परिणामों से पता चलता है कि तुम्हारा ट्यूमर अच्छी तरह से नियंत्रित है। अगर तुम नियमित रूप से इलाज जारी रखती हो तो पूरी तरह से ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है। प्रिया ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। सच में पापा, मुझे डर था कि मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी। श्री प्रकाश ने सिर हिलाया और एक उत्साहजनक मुस्कान के साथ कहा, मैं वादा करता हूं सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत बनाए रखना। उस शाम श्री प्रकाश अपने दफ्तर में वापस आए, लेकिन उनका मन अभी भी विचारों में व्यस्त था। जब प्रिया इलाज के बाद आराम कर रही थी तो उन्होंने अनजाने में उसके गले में एक लॉकेट देख लिया था। लॉकेट बहुत आकर्षक नहीं था, बस एक छोटा धातु का टुकड़ा था जिस पर एक जटिल प्रतीक उकेरा हुआ था। लेकिन श्री प्रकाश के लिए वह प्रतीक एक बड़े झटके जैसा था। वह बड़बड़ाए दराज में से एक पुरानी तस्वीर निकालते समय उनके हाथ कांप रहे थे। यह लगभग 2 साल की एक छोटी लड़की की तस्वीर थी जिसके गले में भी वैसा ही लॉकेट था। यह नहीं हो सकता क्या? ऐसा हो सकता है? श्री प्रकाश ने एक दबी हुई आवाज में कहा। यादें एक बड़ी लहर की तरह वापस आ गईं। 25 साल पहले एक लंबी व्यापार यात्रा के दौरान उन्हें अपनी पत्नी की कार दुर्घटना के बारे में खबर मिली थी। उनकी पत्नी दुर्भाग्य से गुजर गई थी, लेकिन उनकी छोटी बेटी दुर्घटना के बाद खो गई थी। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन श्री प्रकाश प्रिया के सामने खजे होकर अपनी चिंता नहीं छिपा सके। स्वास्थ्य जांच के बाद उन्होंने जानबूझकर बात शुरू की। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जो लॉकेट तुम पहनती हो, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? प्रिया थोड़ा चौंक गई। उसका हाथ अनजाने में उसके गले के लॉकेट पर चला गया। जी, ये लॉकेट मेरे माता पिता की निशानी है। मैं इसे तब से पहन रही हूं जब मैं पैदा हुई थी। यह लॉकेट कभी मुझसे अलग नहीं हुआ। यह मेरे असली माता पिता की निशानी है। क्या तुमने कभी अपनी असली माँ के बारे में जानने की कोशिश की? श्री प्रकाश ने आगे कहा। उनकी आवाज़ गहरी लेकिन स्पष्ट थी, जिसमें एक उत्सुकता छिपी थी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक उदासी थी। मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी माँ कहती हैं कि उन्होंने मुझे एक अनाथालय से गोद लिया था जब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे अपने असली परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता। श्री प्रकाश भारी मन से क्लिनिक से निकले। प्रिया ने जो कहा था उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक डीएनए परीक्षण केंद्र में जाने का फैसला किया और जांच के लिए अपना और प्रिया का खून का नमूना देने का अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद परीक्षण के परिणाम आए। लिफाफा खोलते समय श्री प्रकाश के हाथ कांप रहे थे। कागज पर लिखे शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। पिता पुत्री का रिश्ता। उस शाम श्री प्रकाश अपने दफ्तर में चुपचाप बैठे थे। उनके सामने डीएनए परीक्षण के परिणाम थे। पिता पुत्री का रिश्ता शब्द मोटे अक्षरों में छपे थे, जैसे उनके दिल में चुभ रहे हों। वह दबी हुई आवाज़ में बड़बड़ाए, प्रिया मेरी बेटी है, लेकिन वह रोहन की पत्नी है। उनके हाथ कांप रहे थे। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उस साल की दुर्घटना की यादें वापस आ गईं, जिससे उनका दम घुटने लगा। उन्होंने प्रिया की आंखों को याद किया। हर बार जब वह उन्हें देखती थी, शर्मिंदगी और सम्मान का मिश्रण। अब जब वह सोचते हैं तो वे आंखें उनकी दिवंगत पत्नी से कितनी मिलती जुलती थीं। अगले दिन श्री प्रकाश शांत नहीं बैठ सके।
वह चुपके से उस अनाथालय में गए जहां प्रिया को गोद लेने से पहले रखा गया था। कई घंटों तक पुरानी हाइलोएं दिसपत्ते मात करेंगे। आग को खंगालने के बाद उन्हें एक छोटा सा नोट मिला। जन्म का नाम प्रिया nguyen ngok लैन निशानी टी। अक्षर वाला एक लॉकेट घटनास्थल पर मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग AK पर 15/8/2010 को हुई दुर्घटना। उनकी आंखें राष्ट्रीय राजमार्ग AK पर रुककार करता है गईं जहां दुर्घटना हुई थी। अब कोई संदेह नहीं था, सब कुछ उनकी यादों से मेल खाता था। प्रिया वही बेटी थी जिसे वह 25 से अधिक वर्षों से खोज रहे थे। शाम को श्री प्रकाश दूसरी मंजिल के गलियारे में खजे होकर नीचे ड्राइंग रूम में देख रहे थे। प्रिया वहां बैठी थी, रोहन से भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रही थी। बच्चा होने की बात करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। मुझे बस तुम स्वस्थ चाहिए, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। प्रिया हल्के से मुस्कुराई और अपना सिर अपने पति के कंधे पर टिका दिया। धन्यवाद रोहन, मैं बस चाहती हूं कि हम हमेशा ऐसे ही रहें। यह दृश्य श्री प्रकाश के दिल में एक तेज दर्द की तरह चुभा। उन्होंने महसूस किया कि यह सच्चाई न केवल प्रिया की खुशी को खतरे में डालेगी, बल्कि पूरे परिवार को भी नष्ट कर सकती है। श्री प्रकाश पूरी रात सो नहीं सके। वह कमरे में टहलते रहे, इस सच्चाई का सामना करने के तरीके के बारे में सोचते रहे। एक शाम जब पूरा परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ तो सावित्री जी ने ठंडे स्वर में एक टिप्पणी की। प्रिया, आजकल तुम कहाँ इलाज करा रही हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे ससुर इस मामले में बहुत रुचि ले रहे हैं। प्रिया अपनी सास के रवैये से चौंक गई। जी, मैं पापा के क्लिनिक में जाती हूँ। पापा ने कहा कि यह सुविधाजनक है, इसलिए मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सावित्री जी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी। उनकी आंखें गंभीर थीं। तुम्हें असुविधाजनक नहीं लगता? और भी कितने क्लिनिक हैं, तुम्हें अपने ससुर के पास ही क्यों जाना है? रोहन ने भौहें सिकोई उसकी आवाज़ में थोई। नारागी थी। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पापा डॉक्टर हैं, प्रिया की देखभाल करना सामान्य बात है। सावित्री जी ने एक फीकी मुस्कान दी। रोहन को न देखकर सीधे प्रिया को देखा। सामान्य बात? मुझे तो बस अजीब लग रहा है। तुम्हारे पापा ने कभी किसी के लिए इतना खास समय नहीं निकाला, या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? यह वाक्य हवा में एक चाकू की तरह चुभ गया, जिससे खाने की मेज पर चुप्पी छा गई। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कसकर बंधे थे। उसे सावित्री जी की ठंडी और शक भरी निगाहें महसूस हो रही थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या समझाए। उस रात जब सब सो गए, सावित्री जी ने श्री प्रकाश को अपने दफ्तर में खींचा। उनकी आवाज़ तेज थी, आप समझाइए, आजकल आप प्रिया में इतनी अजीब तरह से रुचि क्यों ले रहे हैं? श्री प्रकाश किताब पढ़ रहे थे। उनकी बात सुनकर रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखों में चिंता की एक झलक थी। मैं बस उसकी सेहत की चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि वह ठीक नहीं है। वह अभी छोटी है, ज़्यादा नहीं समझती, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। तुम ज़्यादा मत सोचो। सावित्री जी ने ठंडी सांस भरी। उनकी तेज आंखें उनसे नहीं हटीं। ये मत सोचो कि मैंने नहीं देखा। जब भी आप प्रिया को देखते हैं तो आपकी आंखों में ससुर वाली नर नहीं होती। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? श्री प्रकाश ने किताब नीचे रखी, शांत रहने की कोशिश करते हुए। तुम बकवास मत सोचो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। नहीं छुपा रहे तो समझाइए कि आप हमेशा उससे मिलने के बहाने क्यों ढूंढते हैं? हमेशा उसके लिए ज़्यादा समय क्यों निकालते हैं? क्या आप चुप हो जाओ। श्री प्रकाश अचानक चिल्लाए, जिससे सावित्री जी स्तब्ध रह गईं। यह पहली बार था जब उन्होंने उन पर इस तरह चिल्लाया था। वह उठे, उनकी आंखों में सीधे देखते हुए। उनकी आवाज़ कांप रही थी।
प्रिया मेरी सगी बेटी है। उनके शब्द सावित्री जी के कानों में बिजली की तरह लगे। वह स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। आप क्या कह रहे हैं सगी बेटी? क्या आप पागल हो गए हैं? श्री प्रकाश ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें भारी थीं। हाँ, इतने सालों की खोज के बाद मुझे यकीन हो गया है कि प्रिया मेरी बेटी है। मैं उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकता। अगले कुछ दिनों में परिवार में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सावित्री जी सच्चाई जानने के बावजूद इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं कि प्रिया, जिसे वह हमेशा नापसंद करती थीं, उनके पति की सगी बेटी है। उन्होंने न केवल प्रिया पर बल्कि रोहन पर भी ताने कसने शुरू कर दिए। रोहन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी पत्नी वास्तव में भरोसे के लायक है? मुझे लगता है कि वह तुम्हारे पापा के बहुत करीब है। रोहन ने नाखुशी से भौहें सिकोहीं। माँ, आप क्या कह रही हैं? प्रिया मेरी पत्नी है पापा। उसकी सेहत के लिए उसकी देखभाल कर रहे हैं। आप यादा मत सोचो। यादा, या मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूं, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रोहन नाराज होकर चला गया, लेकिन उसके मन में छोटे छोटे शक पैदा होने लगे थे। प्रिया अफवाहों और संदेह के बीच फंसकर दिन ब दिन थकती जा रही थी। एक दिन बाजार जाते समय उसने पड़ोसियों की कानाफूसी सुनी। श्री प्रकाश की बहू वाकई अलग है ना? मैंने कभी किसी को ससुर से इतनी देखभाल पाते नहीं देखा। या कुछ गड़बड़ है? प्रिया और सहन नहीं कर सकी। वह घर आकर श्री प्रकाश का सामना करने लगी। पापा, मैं आपसे विनती करती हूं, अगर आप मेरे साथ ऐसा विशेष व्यवहार करते रहेंगे तो लोग गलत समझेंगे। मैं नहीं चाहती कि अफवाहों के कारण परिवार टूट जाए। श्री प्रकाश ने प्रिया को देखा। उनकी आंखें दर्द और लाचारी से भरी थीं। वह अपनी बेटी की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन यही सुरक्षा उसे मुश्किल परिस्थितियों में धकेल रही थी। प्रिया कमरे में खड़ी थी। उस घर को देख रही थी जो इतने सालों से उसका था। एक उदास और भारी माहौल ने उसे घेर लिया था। मेज पर एक सूटकेस तैयार रखा था। उसने जाने का फैसला किया था, खुद को दबाव और अपनी सास और आसपास के लोगों की चुभती नज़रों से मुक्त करने के लिए। जब वह दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी तो उसकी नज़र में पर करीने से रखे एक लिफाफे पर यह श्री प्रकाश का पत्र था। प्रिया ने उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में एक बेचैन करने वाली भावना थी, लेकिन वह उसे खोलने से खुद को रोक नहीं सकी। प्रिया के लिए, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरे पास तुमसे सीधे बात करने का कोई और तरीका नहीं बचा था। प्रिया, तुम न केवल मेरी बहू हो, तुम मेरी सगी बेटी हो, जिसे मैं 25 से अधिक वर्षों से खोज रहा हूँ। अतीत में कठिन परिस्थितियों और मेरे गलत फैसलों के कारण तुम परिवार से अलग हो गई थी। जो लॉकेट तुम अपने गले में पहनती हो वही सबूत है। ये वह उपहार है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था, तुमसे हमेशा के लिए दूर जाने से पहले। मैंने यह सच किसी को, यहाँ तक कि तुम्हें भी बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे तुम्हारे और रोहन के वैवाहिक जीवन को चोट पहुंचाने का डर था। लेकिन अब मैं इसे और नहीं छिपा सकता। मैं बस उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगी कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी सेहत की देखभाल से लेकर तुम्हें गपशप से बचाने तक, सब एक पिता के अपनी खोई हुई बेटी के लिए प्यार से उपजा था। मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब सहना पड़ा। अगर तुम जाने का फैसला करती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी दिन तुम मुझे माँ कर दोगी। प्रिया ने हर शब्द पढ़ा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आंसू बह निकले। उसके हाथ में पत्र बुरी तरह कांप रहा था। वह लगभग खड़ी नहीं रह पा रही थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, प्रिया ने दबी हुई आवाज में कहा। वह कुर्सी पर गिर पड़ी। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। सब कुछ जैसे ढह गया था।
श्री प्रकाश उसके असली पिता थे तो उसके और रोहन के बीच का रिश्ता क्या था? वह अपने पति का सामना कैसे कर सकती थी, ये जानते हुए कि वह एक ऐसी त्रासदी में जी रही थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया, शांत होने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। श्री प्रकाश की रोहन की खुशहाल पारिवारिक पलों की तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं। अब सब कुछ विकृत और दर्दनाक हो गया था। उस शाम रोहन घर आया और प्रिया को नहीं पाया। उसने हर जगह खोजा, लेकिन उसे केवल एक खाली कमरा और प्रिया द्वारा छोड़ा गया एक पत्र मिला। रोहन, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे सच्चाई पता चल गई है। मुझे मत ढूंढना। रोहन ने प्रिया और उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वह तुरंत नीचे ड्राइंग रूम में भागा जहां श्री प्रकाश चुपचाप बैठे थे। रोहन ने प्रिया का पत्र मेज पर रखा। उसकी आवाज़, पापा ये क्या है? प्रिया किस सच्चाई की बात कर रही है? मुझे समझाइए। श्री प्रकाश ने पत्र को देखा और एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में अकथनीय दर्द था। वह उठे, रोहन की ओर पीठ करके। काफी देर बाद उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, रोहन मुझे माँ कर दो, लेकिन प्रिया मेरी सगी बेटी है। अब क्या कह रहे हैं? रोहन चिल्लाया। जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तब शादी की थी जब तुम छोटे थे। प्रिया मेरी पहली पत्नी से हुई मेरी खोई हुई बेटी है। मैं उसे 25 साल तक नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अब मुझे यकीन है कि प्रिया मेरी बेटी है। रोहन स्तब्ध रह गया। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह हो गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका, बस महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ ढह रहा है। रोहन अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें श्री प्रकाश पर टिकी थीं, जैसे वह उनकी बातों को नकारने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। ये नहीं हो सकता, आप महाक कर रहे हैं, है ना? ये बस एक महाक है। श्री प्रकाश ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में दर्द और पछतावा था। काश यह एक महाक होता, लेकिन यही सच है। रोहन, मैंने अच्छी तरह से जांच की है और सब कुछ यही बताता है कि प्रिया मेरी सगी बेटी है। रोहन एक कछवी और हताश हंसी हंसा। आपको लगता है कि एक ऐसी बात मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? हमने शादी की है, हमने मिलकर एक परिवार बनाया है। मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ रोहन? मैं समझता हूँ कि यह तुम्हारी सहन शक्ति से परे है, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकता। तुम्हें सच जानना होगा। श्री प्रकाश की आवाज़ गैन लाए। हर शब्द जैसे उनके दिल को काट रहा था। रोहन एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखें श्री प्रकाश पर टिकी थीं। आपने अब क्यों बताया? आपने इसे शुरू में ही रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आप जानते थे कि प्रिया आपकी सगी बेटी है, तो आपने हमें इस हद तक क्यों जाने दिया? श्री प्रकाश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखों में गहरा पछतावा था। मुझे यकीन नहीं था जब तक मैंने प्रिया का लॉकेट नहीं देखा। ये वह निशानी है जो मैंने उसके खो जाने से पहले उसे दी थी। मैंने हर रात खुद को कोसा है कि मैं ये जल्दी क्यों नहीं बता सका। कोसा। रोहन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। उसकी आवाज़ में कटाक्ष था। आपने खुद को कोसा, लेकिन क्या आपने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? और प्रिया का क्या? वह इस सच्चाई का सामना कैसे करेगी? रोहन खाली ड्राइंग रूम में खजा था। खिड़की से आती हल्की धूप एक कभी गर्म रहे परिवार के निशान को उजागर कर रही थी, जो अब केवल एक दर्दनाक याद थी। उसने चारों ओर देखा। उसकी नज़र अपनी और प्रिया की शादी की तस्वीर पर रुक गई। तस्वीर उठाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया पहले ही जा चुकी है। रोहन ने धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहा, शायद अब मुझे भी इस जगह को छोड़ देना चाहिए। एक घर जहां तुम नहीं हो, वह घर नहीं है। उसने एक छोटा सूटकेस उठाया और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गया।
जाने से पहले उसने आखिरी बार घर को देखा। प्रिया, मुझे माँ कर दो। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुमसे एक अलग परिस्थिति में मिलना चाहूंगा। इस दर्दनाक सच्चाई के बिना प्रिया एक अनजान शहर के एक छोटे से कैफे में चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी जहां वह अपने विचारों, अपने दबे हुए भावनाओं को लिख रही थी। हर पंक्ति जैसे उसके दर्द को बाहर निकालने का एक तरीका थी। रोहन, तुम इस समय कहाँ हो? मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे, खुश रहोगे, भले ही मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां लोगों की भीड़ गुहार रही थी। एक आंसू चुपचाप उसके गाल पर लुढ़क गया। हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया ताकि और चोट ना था पहुंचे। लेकिन दिल में इतना दर्द क्यों है? रोहन और प्रिया दोनों दो अलग अलग रास्तों पर अपने अपने दर्द और उम्मीदें लेकर, उनका रास्ता अब एक नहीं था, लेकिन उनके दिल चुपचाप एक दूसरे की सलामती की दुआ कर रहे थे। रोहन समुद्र के किनारे खजा था। उसकी आंखें दूर देख रही थीं। प्रिया, भले ही हम साथ नहीं हैं, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की कामना करूंगा। प्रिया ने डायरी बंद की और उठी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। रोहन, मैं अच्छी तरह से जीऊंगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन हम अपने दिलों में शांति पाएंगे। जीवन में ऐसी त्रासदियां होती हैं जिनका कोई सामना नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी अलगाव ही ठीक होने का एकमात्र तरीका होता है। रोहन और प्रिया ने दूर जाने का रास्ता चुना, एक नए भविष्य की ओर, दर्द को साथ लेकर। क्या समय उन्हें उनकी आत्मा की शांति वापस पाने में मदद करेगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर और भी भावनात्मक कहानियों का इंतज़ार करें। साथ देने और समर्थन करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये जानकर हमें बहुत खुशी होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियाँ पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।